ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मेथड प्रेजेंट थे। फर्स्ट एगैमोस्पर्मी यानी कि अनिषेक बीज था, एंड सेकंड मेथड था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन। कायिक जनन यानी कायिक जनन का क्या मतलब है? प्लांट के सीड पार्ट को छोड़ करके यानी कि बीज के अलावा पादप का कोई भी भाग अगर रिप्रोडक्शन में भाग लेता है तो उसे कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और जिस पार्ट को रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है उस पार्ट को कहा जाता है प्रोपेग्यूल, यानी कि उसे प्रवर्ध कहा जाता है, और इसी से नाम रखा गया है इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। तो कौन कौन से पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन में यूज हो सकते हैं? लाइक एज रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स, यानी कि जड़ें, तना, पत्तियां और कलिकाएं। ये जो है वो रिप्रोडक्शन में उपयोग में आ सकती है, जनन के लिए काम में आ सकती है। इन्हें प्रोपेग्यूल कहा जाता है। एक बार देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट्स थे, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 4 तरीके से हो सकता है। बाय रूट्स, एग्जाम्पल होगा इसका नीम। नीम के प्लांट के अंदर आप देखोगे जो नीम के पौधे की जड़ें होती है उन जड़ों के ऊपर एडवेंटेशियस बर्ड्स जो है वो जनरेट होती है, और ये एडवेंटेशियस बर्ड्स एक न्यू प्लांट के अंदर जो है वो जनरेट हो सकती है। तो बाय रूट्स, अब उस एडवेंटेशियस बर्ड्स को काट करके किसी दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो फिर वो नए प्लांट फॉर्म में जो है वो जनरेट हो सकती है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा नीम। सेकंड, स्टेम। आप देखेंगे प्लांट के किसी स्टेम पार्ट के ऊपर एडवेंटेशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती है, उस बर्ड्स वाले स्टेम पार्ट को कट करके या नेचुरली कट हो करके जब वो किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट होता है तो उससे जो है वो न्यू प्लांट जनरेट होता है। आप इसके एग्जांपल देखेंगे, ट्यूबर यानी कि जो कंद होता है जो ज़मीन के अंदर लगते हैं, तने का भी कुछ भाग होता है जो ज़मीन के अंदर लगता है, उसे कंद कहेंगे। इसका एग्जांपल होगा पोटैटो। कल हमने वीडियो के अंदर बात की थी, पोटैटो के अंदर आप देखेंगे कि ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोपेग्यूल्स का काम करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड होगा राइजोम यानी कि प्रकंद। इसका एग्जांपल देखेंगे आप जिंजर, अदरक के अंदर। थर्ड एग्जांपल देखेंगे आप बल्ब, यानी कि जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, उसको भी जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है। रनर्स यानी कि जो ऊपरी भूस्थारी है जो ज़मीन पर रेंग करके जो है वो ग्रोथ करती है, इसका एग्जांपल देखेंगे आप ग्रास। जो घास होती है वो इसी तरह से जो है वो डेवलप्ड होती है। और उसके बाद में आता है सकर्स यानी कि अंतः भूस्थारी। इसका एग्जांपल आप देखेंगे पुदीना। मिंट जो होता है उसके अंदर इसी तरह से जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद में स्टोलन यानी कि भूस्थारी। इसका एग्जांपल देखेंगे आप स्ट्रॉबेरी के अंदर। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको मिलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम के मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे बाय लीव्स यानी कि पत्तियों के द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है उसके बारे में बात करें। इसके 2 एग्जाम्पल है, एक तो होगा ब्रायोफिलम और बोगनविलिया। ब्रायोफिलम, इसका मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे ये एक ब्रायोफिलम की लीव्स होगी और इस लीव्स के वेन्स एंड पार्ट पर जो है एडवेंटेशियस बर्ड्स जो है वो डेवलप्ड होती है। इस तरह से एडवेंटेशियस बर्ड्स जनरेट होती है, और ये बर्ड्स या ये जो लीव है जैसे ही प्लांट से अलग होकर के ज़मीन पर गिरेगी तो ये जो बर्ड्स है वो न्यू ब्रायोफिलम प्लांट के अंदर जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी। तो इसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव। इसी तरह से आप देख सकते हैं बोगनविलिया का एग्जाम्पल, इसके अंदर भी जो है वो इसी तरह से जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद में 4th एग्जांपल देखेंगे आप बाय बल्बिल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर बाय बल्बिल्स यानी कि पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पत्र प्रकलिकाएं क्या होती है? आप देखेंगे कि पुष्प के स्थान पर जो पत्र
कलिकाएं उत्पन्न होती है वो कायिक जनन के अंदर भाग लेती है। एग्जाम्पल देखें आप, अगेव और डायोस्कोरिया, इनके अंदर आप देखेंगे कि पुष्प के स्थान पर कुछ कलिकाएं उत्पन्न होती है जिन्हें पत्र प्रकलिकाएं कहा जाता है या बल्बिल्स कहा जाता है। तो ये पत्र प्रकलिकाएं प्लांट से अलग होकर के जो है वो एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट करती है। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो है वो पार्ट होंगे। उसके बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखिए आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो नेचुरली होगा, अपने आप होगा, और जहां ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो काम में आते हैं वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी काम होगा वो मानव द्वारा होगा और मनुष्य के द्वारा ही जो है वो यहाँ पर सारी ग्राफ्टिंग या कटिंग जो है वो की जाती है। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होगा। फर्स्ट कटिंग, सेकंड लेयरिंग या जिसे दाब विधि भी कहा जाता है, प्रेशर मेथड भी कहते हैं, और थर्ड है ग्राफ्टिंग। तो ये मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्वेश्चंस भी जो है वो मोस्टली इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। कटिंग यानी कि कोई भी पार्ट, प्लांट का पार्ट है जैसे कि स्टेम है, रूट है, उसके कुछ पार्ट्स को काट करके छोटे छोटे पीसेज में काट करके उसे जो है वो प्लांट करते हैं, तो उस स्थिति में न्यू प्लांट जनरेट होते हैं। तो ये होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट, कटिंग। और ये 2 तरीके से की जा सकती है। फर्स्ट है स्टेम कटिंग और सेकंड होगा रूट कटिंग। स्टेम कटिंग आप देखेंगे शुगर कैन यानी कि गन्ने का जो तना होता है उसके अंदर आपको छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे, छोटे छोटे जो है वो उसके अंदर बीच में पीसेज मिलते हैं। यहाँ पर एडवेंटेशियस बर्ड्स जनरेट होती है, अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। इन पार्ट को काट करके जो है वो ज़मीन में अगर उगा दिया जाए तो वो नए पौधे के रूप में जो है वो उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि आप देखेंगे शुगर कैन यानी कि गन्ने के अंदर और अंगूर के अंदर भी जो है वो इसी तरह से स्टेम कटिंग करके जो है वो ग्राफ्टिंग, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है। सेकेंड होगा रूट कटिंग। कुछ पादप ऐसे होंगे जिनके रूट्स पर भी जो है वो एडवेंटेशियस बर्ड जनरेट होती है, जैसे कि एप्पल, चेरी या लेमन। इनकी जो रूट्स होती है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए काम में ली जाती है। तो ये पार्ट होगा कटिंग पार्ट। सेकंड पार्ट आता है लेयरिंग यानी कि दाब विधि या इसे प्रेशर मेथड भी कहते हैं। अब दाब विधि क्या है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे समझने की कोशिश करें। जो लेयरिंग मेथड है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली आते हैं, तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस पार्ट को। लेयरिंग मेथड 2 तरीके से किया जाता है, एक तो है मड लेयरिंग और सेकंड होगा एयर लेयरिंग, यानी कि इसे टीला दाब विधि और वायु दाब विधि कहा जाता है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस देखेंगे कि मड लेयरिंग के अंदर हम एक ऐसे प्लांट को चूज़ करते हैं जिसका स्टेम जो है वो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल स्टेम जो होगा उसको मड लेयरिंग में काम में लेते हैं, और जहाँ हार्ड स्टेम या ब्रांच प्रेजेंट होती है वहाँ हम एयर लेयरिंग जो है वो काम में लेते हैं। इसे समझिए, मड लेयरिंग या टीला दाब विधि। जैसे आप देखेंगे कि ये कोई प्लांट होगा, इसकी कुछ शाखाएं हैं जो जब कह सकते हैं फ्लेक्सिबल है, लचीली है। इसकी शाखा को मोड़ करके जमीन में गाड़ दिया जाता है, और जमीन में वो भाग गाड़ा जाता है जिस पर एडवेंटेशियस बर्ड जो है या अपस्थानिक कलिकाएं जो है वो उपस्थित होती है। इस पार्ट को ज़मीन के अंदर दबा दिया जाएगा, और इस पार्ट को जो है वो नमी से या कह सकते हैं कि पानी से जो है वो इसको गीला रखा जाता है। थोड़े दिनों बाद जो है वो इस एडवेंटेशियस बर्ड से एक न्यू प्लांट ग्रोथ करेगा, और जैसे ही न्यू प्लांट ग्रोथ करता है इसको इस ओरिजिनल प्लांट से कट करके एक न्यू सेपरेट प्लांट्स के तौर पर जो है वो उसको काम में ले लिया जाता है। तो ये कहलाती है मड लेयरिंग यानी कि टीला दाब विधि। उसके बाद में सेकंड आती है
एयर लेयरिंग यानी कि वायु दाब विधि, इसे गुट्टी दाब विधि भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन भी इस टॉपिक से कई बार आ चुका है। एयर लेयरिंग वायु दाब विधि, देखिए इसको काम में लिया जाता है जो हार्ड स्टेम वाली जो प्लांट होते हैं उनके अंदर काम में लेते हैं। ऐसे प्लांट जिनकी ब्रांचेस को हम मोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे प्लांट के अंदर जो है वो एयर लेयरिंग काम में ली जाती है। लाइक एज आप देख सकते हैं कि ये कोई प्लांट है, इस प्लांट की जो ब्रांचेज होती है, इस ब्रांचेज को हम एक रिंग शेप में कट कर लेते हैं। जैसे कि ये इसकी एक ब्रांच होगी, इस ब्रांच को एक रिंग शेप में कट कर लिया जाएगा और इस रिंग शेप वाले पार्ट पर इस रिंग शेप वाले पार्ट के ऊपर बहुत सारी ग्रासेस या जो मॉसेज होती है, यानी कि जो नम मॉसेज होती है, उन्हें इस पार्ट के ऊपर जो है वो बांध दिया जाता है और इसे किसी कॉटन की पट्टी से या कह सकते हैं कि जूट की जो होती है, जूट की पट्टियाँ, उससे जो है वो इसको ढक दिया जाता है और इसके ऊपर की ब्रांच के ऊपर एक पानी से भरा हुआ कोई भी बर्तन जो है वो इसके ऊपर लटका दिया जाता है, जिसमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है जहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है वो इसके ऊपर गिरता रहेगा और ये पार्ट जो है वो एक वेट कंडीशन के अंदर, नम कंडीशन के अंदर जो है वो उपस्थित रहेगा। और थोड़े दिनों बाद इस पार्ट के अंदर जो है वो एडवेंटेशियस रूट जनरेट होना शुरू हो जाती है और उसके बाद में इस पार्ट को ओरिजिनल प्लांट से कट करके दूसरी जगह पर जो है वो प्लांटेड कर दिया जाता है। तो इस तरह से इस पादप के अंदर जो है वो एडवेंटेशियस रूट्स जनरेट होने के बाद इसे नेक्स्ट किसी भी स्थान पर जो है वो काम में लिया जा सकता है। तो ये लेयरिंग मेथड यानी कि जो दाब विधि है वो व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा काम में ली जानी है, जो कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस वाले जो प्लांट होते हैं उनका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए जो है वो मड लेयरिंग और एयर लेयरिंग मेथड जो है वो काम में लिया जाता है।